हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे न्यू पैटर्न के अनुसार BVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक संरचना में भारत के व्यापार, उत्पादन और कृषि में गहरे विघटन हुए हैं। उपनिवेशवाद द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए समुदाय का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी आर्थिक शक्ति को निरंतर से बनाए रखा। इतिहासकार उपनिवेश काल को एक संधि काल के रूप में देखते हैं। इस काल के दौरान भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिकता से जुड़ गया। अंग्रेजी राज से पूर्व भारत में केवल निर्मित वस्तुओं का ही व्यापार होता था, परंतु उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषि उत्पादन का स्रोत बन गया। यानी कि सीधा सीधी हम लोग का ये कहना है, उपनिवेशवाद के कारण जो हमारे आर्थिक संरचना, आर्थिक जो परिवर्तन हुआ वह बहुत ही अच्छा हुआ था। यानी कि उपनिवेशवाद आने के कारण हमें सभी प्रकार से लाभ हो रहे थे, जैसे कृषि में भी लाभ हो रहा था, व्यापार में भी लाभ हो रहा था, किसी प्रकार का कोई जो वस्तु हो रहा था उसके उत्पादन में भी लाभ हो रहा था। यानी ये जितने भी लाभ हो रहे थे सब उपनिवेशवाद के कारण हो रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड नंबर, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। पाश्चात्य संदर्भ में इन शब्दों का मुख्य भाव चर्च और राज्य की पृथकता का द्योतक है। एक धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति या राजा वह होता है जो किसी शेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। इस तरह धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है। इसे अपने शब्दों में बोला जाए तो धर्मनिरपेक्षता उसे कहा जाएगा जो किसी एक देश में बहुत तरह के यानी सभी प्रकार के धर्म को समान अधिकार दिया जाए तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्षता देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भूमि सुधार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर जान लेते हैं। भूमि सुधार के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक समानता। भूमि सुधार के पीछे सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता की भावना हमेशा से रही है। भेदभाव और गरीबी को समाप्त करना भी आवश्यकता है। अतः भूमि सुधार का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय लाना तथा निर्धनता दूर करना है। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक में था सामाजिक तथा आर्थिक समानता, यानी भूमि सुधार के सामाजिक तथा आर्थिक समानता। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका मध्य स्थलों की समाप्ति। संसार के अधिकतर देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की। औपनिवेशिक काल में विदेशियों के स्वामित्व में भू संपत्ति का स्वामित्व कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में था। भारत में जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजी शासनकाल की देन थी। जब राष्ट्रवाद प्रेरणा जोर पकड़ने लगी तो जमींदारों के उन्मूलन की बात जोर पकड़ती गई और किसानों को शोषण से मुक्त कराने के लिए इस मध्यस्थलों को हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। अतः स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार कार्यक्रमों के प्राथमिक चरण का एक लक्ष्य बन गया। तो इस प्रकार हम लोग जाने
इसका सेकेंड टॉपिक मध्य स्थलों की समाप्ति। अब नेक्स्ट है इसका लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तीसरा टॉपिक है लोकतंत्र की स्थापना के लिए। भूमि सुधार कार्यक्रम के पीछे लोकतंत्र की भावना भी काम करती रही है। स्वाधीनता और न्याय के लक्ष्य को प्रजातांत्रिक समाज में ही प्राप्त किया जा सकता है। निर्धन और वंचित नागरिक अपनी शिकायतों को लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में के लिए एक वातावरण का निर्माण होता है। भूमि सुधार के इसका थर्ड टॉपिक हम लोग जान गए। अब फोर्थ टॉपिक में दिया हुआ है भूमि की उत्पादकता में वृद्धि। भूमि सुधार के प्रभावशाली उपायों को अपनाकर कृषि क्षेत्र का विकास भूमि की उत्पादकता को बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आसानी से अपने शब्दों में हम लोग जान गए। जो क्वेश्चन था भूमि सुधार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। दबाव समूह एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा स्वैच्छिक अथवा सहकारी संगठन है जो अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करता है तथा सरकार के उत्तरदायित्व के लिए भी बिना लोक नीतियों को प्रभावित करता है। पीटर अकीगार्ड के अनुसार एक हित समूह व्यक्तियों का वह औपचारिक संगठन है जो एक या अनेक सामान्य हितों या उद्देश्यों में सहभागी होता है और जिसके सदस्य सरकारी की नीतियों कुछ विशिष्ट घटनाक्रमों सरकार के निर्माण और प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उन कार्यों के द्वारा अपने हितों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें बढ़ाते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन था दबाव समूह, तो दबाव समूह उसे कहा जाता है जो किसी एक जो व्यक्तियों का जो समूह होता है वो अपना किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। यानी किसी एक हितों के लिए कोई समूह बनाया जाता है उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में है जनजातियों की समस्याओं का वर्णन करें। जनजातियों की समस्याओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। जनजातियों पर आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुई है जिसके कारण कई तरह के समस्याएं उत्पन्न हुई है जो इस प्रकार है। तो इसका आंसर है, इसका आगे हम लोग एक एक करके टॉपिक समझ लेंगे। पहला टॉपिक में है वेश्यावृत्ति एवं यौन रोग। निर्धन जनजातियों को विदेशी व्यापारियों, ठेकेदारों और एजेंटों द्वारा उनकी स्त्रियों को प्रलोभन देकर अनैतिक संबंध स्थापित किया जा रहे थे जिसके वेश्यावृत्ति और यौन रोग फैलने लगा। यानी कि जो क्वेश्चन था जनजातियों की समस्याओं का वर्णन, उसका पहला टॉपिक हम लोग समझ गए वेश्यावृत्ति एवं यौन रोग। अब इसका सेकेंड टॉपिक में है वैवाहिक नैतिकता का पतन। आधुनिक के संपर्क में आकर जनजातियों में भी विवाह पूर्व संबंध बनाने और विवाह विच्छेद की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी इसका सेकेंड टॉपिक में है वैवाहिक नैतिकता का पतन। वैवाहिक नैतिकता का पतन। अब इसका थर्ड टॉपिक में है भूमि संबंधी समस्याएं। नए कानून के व्यवहार में आने से जनजातियों की अपनी जोत छीन गई है और कुछ निर्धन महाजनों के कर्ज में फंसकर अपनी जमीन को खो चुके हैं। और इसका थर्ड टॉपिक था भूमि संबंधी समस्याएं। अब इसका फोर्थ टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्रों में शोषण। जो जनजातियां कारखाने और चाय बनाने में काम करते हैं उन्हें कम वेतन दी जाती है, साथ ही
उनसे अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। उनके कार्य के घंटे भी अधिक होते हैं। यानी औद्योगिक क्षेत्रों में जो जनजातियाँ था उससे बहुत ही दुखद प्रकार से काम कराया जाता है। यानी कि उसे वेतन भी कम दिया जाता है और ज़्यादा घंटे तक काम भी करवाया जाता है। इसका 4 टॉपिक में देख लेते हैं। 5 टॉपिक में जंगलों से अधिकार छीनना। जनजातियों का जंगलों पर अधिकार था, वह उनका घर तथा जंगलों पर सरकार का नियंत्रण हो जाने से लकड़ी काटने, बेचने, शिकार करने पर रोक लग गई है। अब कई जनजातियां बंधुआ मजदूर बन गई है और 24 घंटे तथा अल्प वेतन पर काम करने को मजबूर है। यानी जंगलों से अधिकार छीनना भी जनजातियों के लिए बहुत ही दुखद घटना हुआ है। अब इसका 6 नंबर में है शिक्षा की समस्या। जनजातियों की समस्या का मूल कारण अशिक्षा है। आज भी वे शिक्षा के अभाव में अंधविश्वास से घिरे हैं तथा उन्हें सरकारी एवं अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपने शब्दों में आसानी से हम लोग जान लिए। जो क्वेश्चन था जनजातियों की समस्याओं का वर्णन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव का वर्णन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक मार लीजिएगा। अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। हरित क्रांति के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले हैं। यानी कि हरित क्रांति के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिला है। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आधार प्राप्त हुआ है। हरित क्रांति के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। वह हरित क्रांति का जो प्रभाव था उसके एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। पहला टॉपिक में है उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। यानी हरित क्रांति के कारण जो फसल का जो उत्पादन है वह बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। 1967 से लेकर 1968 के वर्ष, जिसे हरित क्रांति का वर्ष कहा जाता है, उसमें अनाज का उत्पादन 950 लाख टन हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है, VBI इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसका सेकेंड टॉपिक में देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। उनका जीवन स्तर पहले से ऊंचा हो गया। कृषि एक लाभदायक व्यवसाय माना जाने लगा। किसानों की समृद्धि से औद्योगिक उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। यानी कि हरित क्रांति होने के कारण किसानों में भी, जो किसानों की आय में और किसानों की जीवन शैली में भी वृद्धि हुई है। अब इसका थर्ड टॉपिक में है पूंजीवादी खेती का प्रोत्साहन। पूंजीवादी खेती का प्रोत्साहन। वे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि थी और साधन संपन्न थे, उन्होंने पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन किया है। अब इसका 4 टॉपिक में देख लेते हैं खाद्य सामग्री के आयात में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्य सामग्री के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। विदेशों से खाद्य सामग्री का आयात कम हो गया है। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो हमारा जो खाद्य सामग्री था वह अपने आप पर निर्भरता हो चुका। यानी सभी प्रकार के जो हरित क्रांति के फलस्वरूप जो जितने प्रकार के जो क्या वैसे बोला जाए कि जो जितने प्रकार के उत्पादन होता था और वह अब अपने ही देश में होने लगा और दूसरे देश के आयात में कमी हो गई है। अब इसका 5 नंबर टॉपिक में देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के कारण उद्योगों के विकास पर काफ़ी उचित प्रभाव पड़ा है। कृषि यंत्र एवं उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। हरित क्रांति के
फलस्वरूप उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। रासायनिक खाद और ट्रैक्टर आदि बनाने के कारखाने खोले गए हैं। डीजल इंजन, पंप सेल आदि के नए कारखाने स्थापित किए गए हैं। यानी कि हरित क्रांति के फलस्वरूप अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण किया गया, यानी कारखाने खोला गया है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, 6 नंबर टॉपिक, आर्थिक विकास और स्थिरता का आधार। भारत जैसे देश में जहां 29% राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है, सरकारी बजट और यातायात पर कृषि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से देश में आर्थिक विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग इसका 6 नंबर टॉपिक को आसानी से हम लोग समझ लिए। अब इसका 7 नंबर टॉपिक में देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। 7 नंबर टॉपिक में दिया हुआ यहाँ पे विचार में परिवर्तन। विचार में परिवर्तन। भारत जैसे अल्प विकसित देश में जहां अधिकतर किसान अनपढ़, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी है, हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोग अब विज्ञान के महत्व को समझने लगे हैं। भारतीय किसानों ने शीघ्रता से कृषि की नई तकनीक को अपनाया है। वे नए विचारों और तकनीकों को ग्रहण कर रहे हैं। इसका 6 नंबर टॉपिक भी है, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो था विचारधारा में परिवर्तन। अब का जो किसान है सो अपने आप को नई पीढ़ियों के जैसा अपने आप को ढाल चुके हैं और नई प्रकार के जो कृषि का जो तकनीक है वो भी अपना लिए हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग आसानी से अपने शब्दों में समझ लिए, जो था हरित क्रांति के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण समाज का पर्यालोचन करें। ग्रामीण समाज का पर्यालोचन करें। तो इसका आंसर हम लोग अपने शब्दों में जान लेते हैं। किसी स्थान पर कुछ किसान अपने परिवार के साथ रहकर कृषि और पशुपालन जैसे प्राथमिक कार्यों को करते हुए जीवन व्यतीत करते हो तो उसे इस समूह को ग्रामीण समाज कहा जाता है। यानी कि अपने शब्दों में बोला जाए तो किसी परिवार के जो जितने भी लोग हो वह किसी प्राथमिक कार्य को करते हो और अपना जीवन व्यतीत करते हो तो वैसे समूह को ग्रामीण समाज कहा जाएगा। अब इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। लैंडिस ने कहा है कि वह समूह जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहता है, जिसका आकार छोटा होता है तथा जिसके सदस्यों के बीच घना प्राथमिक संबंध होता है, उसे ग्रामीण समाज कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि लोगों का वह समूह जो प्राकृतिक वातावरण जैसे खेत, खलिहान, बगीचा, नदी, तालाब के पास रहकर प्रभावित होता है, वह समूह घनी आबादी वाला नहीं होता है तथा वे सभी एक दूसरे से संभावित होते हैं। भारतीय समाज प्राथमिक रूप है ग्रामीण समाज ही है। आज भी 70% लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। यानी सीधी ये क्वेश्चन में यह बताया गया है कि जो है कि ग्रामीण समाज के बारे में बताया गया है। यानी किसी भी प्रकार का जो प्राथमिक कार्य होता है, यानी एक परिवार के लोग है सो प्राथमिक कार्य को करते हैं, जैसे कि खेती खलिहानों, यानी कि सीधा बोलो तो प्राकृतिक से जो निर्भर होता है तथा प्राथमिक क्रिया जो करता है, वैसे समूह को हम लोग ग्रामीण समाज कहते हैं। तो इसका अब आंसर हम लोग आसानी से जान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। संकुचित दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण शब्द से तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं से है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं से है। इस दृष्टि से भूमंडलीकरण बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया है। मुक्त बाजार में व्यापार और पूंजी का मुख्य प्रवाह तथा लोगों का राष्ट्रीय
सीमाओं के पार जाना इससे शामिल है। व्यापार अर्थों में आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों के एक जटिल श्रृंखला जिसमें विविध स्थानों के लोगों के बीच पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण और अंतःक्रिया शामिल है। भूमंडलीकरण की पहचान नई विश्व व्यापार व्यवस्था तथा व्यावसायिक बाजारों के खुलने से है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण के प्रसार में काफ़ी सहायता की है। इस प्रक्रिया को सूचना के तत्काल प्रसार तकनीकी ने बना दिया है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति को पिछले 10 वर्षों में नया प्रोत्साहन मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। 1998 में इन कंपनियों की बिक्री विश्व व्यापार की 1/3 थी। ये निगम पूरे संसार को एक बाजार समझते थे। विदेशी व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से कर एवं सीमा शुल्क को घटाने तथा अन्य बाधाओं को दूर करने के परिणाम स्वरूप देश की सीमाओं के बाहर व्यापार तेजी से बढ़ रहा। यातायात और संचार पर होने वाले खर्च अपेक्षाकृत कम हो गए हैं। भूमंडलीकरण ने बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। यानी कि सीधा ये कहा जाए तो भूमंडलीकरण के द्वारा हमारा जो व्यापार है उसमें बहुत प्रकार के फायदे हुए हैं और जो क्या बोलता है एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनजातीय आंदोलन क्या है? जनजातीय आंदोलन क्या है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। भारत में जो आंदोलन जनजातीय लोगों की उन्नति और कल्याण के लिए चलाया गया उसे जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। यानी भारत में जो आंदोलन जनजातीय लोगों के हितों के लिए चलाया जाता है उसे जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तथा बाद के कुछ वर्षों में जनजातीय लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो हमारे देश में आज़ादी के बाद है सो जनजातीय लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ था, जिसके चलते यह आंदोलन चलाया गया। हमारे देश में जनजातीय आंदोलन होने के विभिन्न कारण है जो निम्नलिखित है। अब हमारे जो देश में है सो जनजातीय आंदोलन होने के कारण है सो निम्नलिखित है। पहला हम लोग एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहला है जनजातीय लोगों की भीतर आर्थिक स्थिति। सेकेंड में है जनजातीय लोगों में शिक्षा का निम्न स्तर। और थर्ड है जनजातीय क्षेत्रों में न्यून भागीदारी। और 4 नंबर में है जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। और 5 नंबर में है स्कूलों, कॉलेज तथा शैक्षणिक स्थलों में प्रवेश के लिए संघर्ष। और 7 में है आदिवासियों की दयनीय स्थिति। और 8 में है प्रमुख समाज सुधारकों जैसे बिरसा मुंडा, अंबेडकर, महात्मा गांधी आदि की भूमिका। तो इस प्रकार हम लोग जनजातीय के बारे में, जनजातीय के जीवन शैली के बारे में हम लोग आसानी से समझ लिए। यानी जो जनजातीय आंदोलन है उसके बारे में हम लोग आसानी से समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। प्रवास से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। समाज में रहकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। समाज में रहकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन की सारी आवश्यकताएं समाज में ही पूरी होती है, इसलिए व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है।
समाज में कभी कभी ऐसे परिस्थिति भी आती है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों में चले जाते हैं, इसे प्रवास कहा जाता है। इसे अपने शब्दों में बोला जाए तो प्रवास उसे कहा जाएगा जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ पे बस जाने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश में बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है और वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करना ही वह प्रवास कहा जाएगा। अब इसका आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रवास एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाते हैं और वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, काम धंधे कर रोजी रोटी कमाते हैं और वहाँ पर भी सामाजिक जीवन जीते हैं। यानी कि प्रवास वैसी स्थिति है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवन यापन करने के लिए वहाँ पे स्थापित होते हैं तथा वह अपना रोजी रोटी के लिए किसी भी प्रकार के काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। प्रवास में कभी लोग अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं और कभी लोग अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर जीवन यापन करते हैं। अस्थायी प्रवास की स्थिति में लोग पुनः अपने मूल निवासी क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी कि प्रवास उसे भी कहा जाएगा जो अस्थायी होता है। यानी अस्थायी बोले तो जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जीवन यापन करने के लिए गया और वहाँ पे अपना रोजी रोटी करने के लिए अपना काम धंधा करने के लिए करा और फिर वापस आ जाता है तो उसे अस्थायी प्रवास कहा जाएगा। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। जबकि अस्थायी प्रवास में लोग लौटकर नहीं आते और अस्थायी प्रवास में लोग ऐसो वापस लौटकर नहीं आते हैं, यानी कि जहाँ पे जाते हैं वहीं पे रह जाते हैं और उसके आगे भी चले जाते हैं, बल्कि वहीं बस जाते हैं। प्रवास में होने के विभिन्न कारण है, जैसे प्रवास में होने के विभिन्न कारण है। इसके आगे देख लेते हैं। जैसे मूल निवास के क्षेत्र में जब रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो लोग दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। यानी प्रवास होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि किसी एक क्षेत्र में उसको रोजगार नहीं प्राप्त होता है तो रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर प्रवास करना ही प्रवास कहलाता है और वहाँ पर जाकर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। साथ ही कभी कभी कुछ आकस्मिक घटना होने तथा अशांति उत्पन्न होने के कारण लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रकार का आकस्मिक घटना होता है या किसी प्रकार का वहाँ पे अशांति माहौल होता है तो उस समय भी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान लोग चले जाते हैं, वहाँ पर निवास करने लगते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदा अपने पर भी लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में प्रवास कर जाते हैं। यानी कभी कभी प्राकृतिक आपदा आने से हैसो एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करने लगते हैं। इसके लिए अतिरिक्त किसी क्षेत्र में केवल अशांति उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। यानी कि हम लोग अपने शब्दों में प्रवास के बारे में आसानी से हम लोग समझ चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर आसानी से हम लोग समझ गए और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है और जो बाकी है वो भी कर दिया जाएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे प्रकार से होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।